तो विवेक जी, सबसे पहले तो मैं मतलब ये जानना चाहूंगा कि मतलब इतना पैशन जो योगा और नेचुरोपैथी का, वो मतलब आपके अंदर जैसे इस तरह से शुरू से ही आया, बचपन से था, या बाद में आपका ये पैशन बना? मतलब जिस तरह से आपने इसको प्रैक्टिस किया है, क्योंकि नॉर्मली होता है क्या सर, इस तरह की लाइफस्टाइल ना अडॉप्ट नहीं होती, हम सब भी चाहते हैं कि भाई एक अच्छा योगा करें, एक्सरसाइज करें, है ना, वॉक करें, बट उतना पैशनेट हम हो नहीं पाते। तो आपने मतलब कैसे इस चीज को, मतलब इतना कंसिस्टेंट मैं आपको देखता हूँ नॉर्मली, तो कैसे रहते हैं आप लोग? थोड़ा बताएं सर। हाँ, तो पहली चीज तो ये है कि जो मेरी एजुकेशन हुई है वो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से हुई है। अच्छा, ओके। तो हरिद्वार में हम जो हमारे सब्जेक्ट भी थे एमएससी में, हाँ। उसमें योगा का एक सब्जेक्ट भी था। अच्छा। जिसमें हम योगा एंड नेचुरोपैथी करते थे, आसन प्राणायाम सब करते थे। अच्छा। और यू विल नॉट बिलीव कि हमने भी भस्म भी हम बनाते थे वहां पे। अच्छा। जैसे मुझे याद है कि बहुत सारे बच्चों में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हाँ। तो हम उसकी लोहा भस्म बना के उनको दिया करते थे। तो मतलब बचपन से ही, एजुकेशन टाइम से ही अच्छा। मैं योगा और नेचुरोपैथी के बहुत करीब रहा हूं। और मेरे ब्रदर हैं, उनका भी काम यही रहता था, वो भी जड़ी बूटियों को देखते रहते थे। और वो हिमाचल पर्वत और कहीं कहीं से शिलाजीत वगैरह लाया करते थे और घर में ही बनाया करते थे। तभी से मेरे को ये शौक चढ़ा है और वो अब मैंने पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया है उसको। तो मतलब ये तो आप एक तरह से सीड्स आपको तो फिर शुरू से ही है, मतलब एक तरह से बचपन से ही आप में इम्प्लांट हो गए, राइट? गुरुकुल से हो गए या ब्रदर से हो गए, तो मतलब आपने शुरू से ही इसको ऐसा रखा। हाँ, बचपन से ही हमें योगा में ज्यादा विश्वास है। हम कोशिश करते हैं कि एलोपैथिक का बहुत कम से कम उपयोग करें, क्योंकि क्या होता है, जिस चीज का जितना फायदा होता है उतना नुकसान भी हो जाता है। तो जो योगा है वो पूरी बॉडी पे असर करती है और एलोपैथिक असर करती है केवल एक पॉइंट पे, जो हमारी डिजीज होती है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योगा को हम प्रेफर करते हैं। ठीक ठीक। तो विवेक जी, एक बात बताओ, जैसे डायबिटीज, मतलब मुझे लगता है कि डायबिटीज और शुगर जो है, मतलब एक तरह से शुगर ही डायबिटीज होती है। तो जो डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई आजकल सर। पहले तो हम नहीं सुनते थे कि 15-20 साल पहले इतना डायबिटीज का नाम नहीं होता था। तो अभी लगभग हम देखते हैं कि हर आदमी में, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में ये शुगर आ जाती है जिस तरह से। तो ये मतलब क्या होती है एक्चुअली में, इसे क्या इसके टाइप्स हैं, क्यों हो जाती है ये, क्या इसके भाई सिम्टम्स, क्या अर्ली सिम्टम्स क्या है, बेसिकली कैसे पहचाने इसको? ओके, बिल्कुल, पहले आपने बिल्कुल सही बोला। पहले हमें डायबिटीज का पता नहीं था। हाँ। हम लोग मेहनत किया करते थे, फिजिकल वर्क ज्यादा किया करते थे। हाँ। आजकल धीरे धीरे हमारा फिजिकल वर्क तो खत्म होता जा रहा है, मेंटल वर्क बढ़ता जा रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो डायबिटीज क्या है बेसिकली, मैं तो पर्सनली इसको डिजीज नहीं मानता। अच्छा। बट आज की डेट में 22 करोड़ लोग भारत में डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। डायबिटीज इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं, डायबिटीज का मतलब क्या है। हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा हो जाता है। अच्छा। उसको हम सिंपली भाषा में डायबिटीज या शुगर कहते हैं। अच्छा। पहली चीज तो हमें इससे डरना नहीं है। सबसे पहले पैनिक क्या होता है, जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, कुछ निकल के आता है तो हमें डर लगता है कि यार हमें शुगर हो गई है और हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो पहली चीज, इससे डरना नहीं है। अच्छा, मतलब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मतलब आपने जो ये लाइन बोला कि ये डिजीज नहीं मानते आप इसको, मतलब ये तो बड़ा यूनिक सी बात आपने बोल दी, क्योंकि नॉर्मली तो सब डरे रहते हैं इससे। हाँ, वही एक कॉन्सेप्ट है। डायबिटीज बेसिकली ये दो तरह की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज। अच्छा। टाइप 1 डायबिटीज जनरली बच्चों में होता है, जिसमें इंसुलिन नहीं बनता। हम होता क्या, हमारी बॉडी में पेनक्रियास होते हैं इस साइड में। ठीक है। पेनक्रियास से इंसुलिन निकलता है। ठीक है। और जब भी हम कुछ खाते हैं तो इंसुलिन उससे रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी देता है। अच्छा। बेसिकली जो भी हम खा रहे हैं उसको एनर्जी चाहिए और वो इंसुलिन की वजह से होती है। जो बच्चों में कुछ देखा गया है कि उनको इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो वो हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज। अच्छा। दूसरी डायबिटीज होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारा इंसुलिन बन रहा होता है, लेकिन इंसुलिन को जो काम करना है, अच्छा, जिस चीज के लिए इंसुलिन होता है, वो अपना काम प्रॉपर
नहीं करता, तो अच्छा। उस वजह से एक टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। अच्छा। और एक डायबिटीज और होती है जनरली प्रेगनेंसी के दौरान, हाँ। हमारा जो पैनक्रियास वगैरह प्रॉपर काम नहीं कर पाता, वो एक और डायबिटीज हो जाती है। हाँ। बट जनरली देखा गया है 90% टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। तो सर इसमें जो जो आप कह रहे हैं कि इंसुलिन बनता है बट वो वर्क नहीं करता या काम नहीं करता, वो क्या डिजीज है? वो भी एक तरह की? उसको क्या होता है कि हमारे अंदर एक केमिकल है, बेसिकली हार्मोनल केमिकल है। अच्छा। वो अगर जो स्ट्रांग नहीं है, होता क्या है, हमारी पेट की प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम पेट से शुरू होती है। अच्छा। इम्यून सिस्टम से। अच्छा। अगर जो हमारा इम्यून सिस्टम सही नहीं है, तभी हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। तो हम जो योगा नेचुरोपैथी में करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। ओ, अच्छा। तो जैसे होता क्या है कि जब आपने प्रश्न पूछा था कि कैसे पता चलता है, हाँ जी। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, पहली चीज क्या होती है, हमें जो डायबिटीज का पेशेंट, उसको तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा। उसको भूख ज्यादा लगती है। अच्छा। उसको जहां भी वो मीठा देखता है, उसको मीठा खाने का मन करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर सॉरी फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब आपने जो ये बात बोली कि मीठा खाने का मन ज्यादा करता है, तो इट मींस मतलब कोई जो ज्यादा मीठा खा रहा है तो आपको लग रहा है वो सिम्टम है वो? उसमें क्या होता है कि जो डायबिटीज का पेशेंट है, उसमें क्रेविंग ज्यादा हो जाती है मीठे के प्रति। जो हमें बीमारी है, हम उसी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। और जो सबसे पहला सिम्टम्स जो पता लगता है लोगों को, यूरिन ज्यादा जाना पड़ता है। अच्छा। काफी लोगों को देखा है मैंने, जो डायबिटीज के होते हैं, मोस्टली उनको रात में उठ के यूरिन जाना पड़ता है। तो और वीकनेस थोड़ी ज्यादा लगती है आदमी को। अच्छा। और इस वजह से एक बेसिक सिम्टम्स होते हैं कि हमें ये डायबिटीज के चांसेस हैं, कंफर्म नहीं है। अच्छा। डायबिटीज के चांसेस। अच्छा, मतलब आप एक तरह से उसको आइडेंटिफाई मार्क मान सकते हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा हो सकता है। हाँ, उसको तो उसके लिए फिर आप चेक कर सकते हो। यस। तो विवेक सर ये बताएं कि जो डायबिटीज है, तो अब ये बात तो हो गई कि भाई डायबिटीज के सिम्टम्स क्या हैं, तो सर इसके कोई टेस्ट होते हैं? मतलब कैसे इसको कोई टेस्ट कराने पड़ते हैं या हम नॉर्मली ही पहचान सकते हैं चीजों को? कैसे करें, या कोई टेस्ट कराने चाहिए? डायबिटीज में बेसिकली क्या है, मैं जो सजेस्ट करता हूं, जब भी 30 साल की एज क्रॉस हो जाती है, तो साल भर में एक बार ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। अच्छा, ओके। अब इसमें टेस्टिंग की बात होती है। इसमें टेस्ट कई तरह के होते हैं। एक होता है फास्टिंग टेस्ट। फास्टिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि हम 12 घंटे कुछ नहीं खाते और सुबह ब्लड टेस्ट करते हैं। दूसरा होता है पीपी, जिसको पोस्ट प्रिंडल टेस्ट कहते हैं, जो कि हम खाना खाते हैं उसके बाद 2 घंटे बाद टेस्ट कराते हैं। अच्छा। जिस टाइम हमारी शुगर मैक्सिमम होती है। अच्छा। तीसरी तरह की टेस्टिंग होती है रैंडम। सपोज कोई हम डॉक्टर के पास गए, हम ना फास्टिंग पे हैं ना पीपी पे हैं, वो डॉक्टर ने एकदम टेस्ट कर दिया, वो होता है रैंडम टेस्ट। नीडल से करते हैं कुछ ऐसे? हाँ, नीडल किया, उससे टेस्ट हो जाता है। हाँ। और जो चौथा टेस्ट है जो हम सजेस्ट करते हैं, वो होता है HbA1c। HbA1c बेसिकली क्या होता है कि 3 महीने का शुगर का एवरेज उसमें आ जाता है। अच्छा, उसमें 3 मंथ का एवरेज आ जाता है आपका? 3 मंथ का एवरेज, चाहे वो फास्टिंग हो चाहे वो कैसी भी हो, मतलब सब आ जाता है उसमें एक तरह से, भाई आपका कितना है, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। बिकॉज क्या होता है, कुछ लोगों में देखा गया है कि जो फास्टिंग के रिजल्ट बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा। कुछ लोगों में पीपी के रिजल्ट ज्यादा आते हैं। अच्छा। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरी फास्टिंग तो इतनी है, पीपी इतनी है। तो बेस्ट ये रहता है, ये 3 महीने वाला HbA1c जरूर कराना चाहिए। अच्छा, ओके। और इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आप पूछ सकते हैं मेरे से 3 महीने क्यों? हाँ, 3 महीने क्योंकि हमारी जो रेड सेल्स हैं ब्लड की, वो 3 महीने बाद नहीं बनती हैं। अच्छा, जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज जो आप ये मत समझिए, जो आज हैं वो 3 महीने बाद नहीं रहेंगी, तो नहीं आएंगी। अच्छा, वो भी रिन्यू होती रहती है? वो रिन्यू होती रहती है। तो इसीलिए HbA1c बेस्ट टेस्ट है। अच्छा, वो बेस्ट है। हाँ जी। तो सर इसमें मतलब ऐसा कोई फूड सिलेक्शन है कि भाई हम ये खाना खाएं, मतलब किस टाइप का फूड लेना चाहिए, इनटेक जो है क्या होना चाहिए, मतलब एक डाइट क्या होनी चाहिए बेसिकली? हाँ, बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली पेशेंट की यही समस्या होती है कि डायबिटीज हो गई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कहेगा आपको? अच्छा, मिठाई बंद कर दीजिए जी। अच्छा,
चीनी बंद कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। ये मोस्टली डॉक्टर बोलते ये हैं। तो कॉमन सा फैक्टर है, ये तो सभी बताते हैं, ये तो हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन हमें जाना है टेक्निकली। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं, आप मेरे पास पेशेंट बन के आए, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा आपका वेट कितना है? ठीक है, मेरा अभी 80 केजी है सर। 80 केजी वेट है। ठीक है, और फिर मैं पूछूंगा क्या आप बता सकते हैं कि आपके शरीर में ब्लड कितना होगा? सर ऐसे तो नहीं पता, वैसे लाल तो रहता है सब कुछ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेड हो रहा है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड होता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे शरीर में, जैसे आपने बोला 80 केजी वेट है, जी। तो आपके शरीर में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड है। अच्छा, आपने उसको वेट से कुछ, हाँ, वेट से मैंने बैक कैलकुलेशन किया, तो अच्छा। उससे लगा कि 5 लीटर के करीब आपके अंदर ब्लड है। ठीक अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हम शुगर की बात कर रहे हैं, जी। उस ब्लड के अंदर हाँ। कितना शुगर होगा? एनी गैस? जैसे 5 लीटर तो ब्लड है आपका, कितने ग्राम शुगर हो सकता है आपके ब्लड में? सर अब ये तो नहीं पहचान सकता, लेकिन हाँ मैं मतलब शुगर इंटेक मेरा बहुत कम है, मैं लेता कम हूँ, मतलब कम ही खाता हूँ शुगर वगैरह। तो अब मेरे को ये तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अच्छा, कि भाई तो कितना है। जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या होता है, 5 ग्राम। अच्छा, अगर जो हमारा 5 ग्राम शुगर है हमारी बॉडी के अंदर, ओके, ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब हमारा जो लेवल है शुगर का वो 100 है। जैसे अच्छा। आपने देखा होगा कि एक स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं अब हम, हाँ। कि शुगर कितना होना चाहिए। फास्टिंग में बोलते हैं कि 100 के करीब होना चाहिए, 100 से कम होनी चाहिए। हाँ। तो ये फिगर जो लेके आए हैं हम, हाँ। वो वहां से लेके आए हैं। ओ अच्छा। अब मतलब ये कॉन्सेप्ट आदमी को क्लियर होना जरूरी है। अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा आहार क्या लेना चाहिए, तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसा मैंने बोला, डॉक्टर बोलते हैं मीठा बंद कर दो, चाय बंद कर दो, ये चीजें। वो कभी डॉक्टर ने ये बोला है कि आप रोटी बंद कर दो, नहीं, चावल बंद कर दो, नहीं, आलू बंद कर दो? नहीं। नहीं। तो अब मैं थोड़ा बहुत, सॉरी, थोड़ा बहुत ये तो करते हैं कि भाई थोड़ा मिक्स आटा खाओ आप, लाइक कुछ मिला के, मिलेट्स, हाँ, कुछ मतलब मिलेट्स कह लो उसको, या भाई कुछ बाजरा मिला लो या चना का कुछ मिला लो, इस टाइप की तो कुछ एडवाइस देते हैं कि भाई आजकल के भाई एक तरह का व्हीट नहीं खाना चाहिए, लाइक। तो वो सही है या? तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इनटेक कितना ले रहे हैं। अच्छा, इनटेक मैं एक सिंपल लैंग्वेज में, एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाता हूं कि जैसे आप रोटी खाते हैं, ठीक है। आप पर डे में, पूरे दिन में कितनी रोटी खा लेते होंगे? मैं सर 8 रोटी तो खा लेता हूँ पूरे दिन में। आप 8 रोटी खा लेते हैं। जी। आपको पता है कि एक रोटी में शुगर होती है कि नहीं? नहीं, मतलब उतना अंदाजा नहीं है आपका उतना जी। अंदाजा नहीं। जी। तो जो है, एक रोटी में 20 ग्राम शुगर होती है। अच्छा, तो 20 ग्राम शुगर का मतलब है आपने 20 ग्राम इंटू 8, हाँ। 160 ग्राम शुगर खा ली। ओ, और आप कोरिलेट कीजिए जरा, कैलकुलेशन को आप समझिए। आपके ब्लड में 5 ग्राम, आपने 160 ग्राम और शुगर खा ली, तो क्या होने वाला है? हाँ। होने वाला क्या है कि जैसे ही आपने रोटी खाई, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, पैनक्रियास को एक सिग्नल देता है। अच्छा, पैनक्रियास एक्टिव हो जाता है, ओहो खाना आ रहा है, ओ, मुझे उसको खाना है। अच्छा, तो इंसुलिन निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, इंसुलिन निकलेगा, और वो जो आपने 160 ग्राम शुगर है जो रोटी की वजह से आ रही है, जी। उसको वो खाएगा। तो अब इंसुलिन कितना निकला? इंसुलिन निकला सपोज 1 ml, हाँ, और वो खा सकता है कि वो 100 ग्राम हाँ, शुगर को, बच गई 60 ग्राम। तो वो जो 60 ग्राम है वो अटैक करेगी ब्लड में जाने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम रोटी को कम खाएं। अच्छा, कम खाएं। रोटी कम खाएं। हुआ क्या था कि आपको पता होगा, जब हरित क्रांति चालू हुई थी 1970 के टाइम पे, तब गेहूं की फसल उगने लगी थी। ठीक है। पहले हम जब गांव में जाते थे तो वहां ज्वार, बाजरा, हाँ, रागी की रोटी मिलती थी। तो तब इतना नहीं था। ओके। होता क्या है, टेक्निकली जो शुगर रोटी है, उसमें जो गेहूं है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। और चने की बात करें, चने में 50% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो गेहूं से बेटर क्या हुआ?
चना, ओ अच्छा। ऐसे ही बाजरा, ऐसे ही रागी। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, सबसे पहले तो गेहूं की रोटी बंद कर दें और उसकी जगह ज्वार, बाजरा, रागी और एक फ्लैक्स सीड भी आपने सुना होगा, फ्लैक्सीड, हाँ, अलसी के बीज होते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आजकल लोगों को प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की है, हाँ, तो हम वो डलवा देते हैं और हाँ, उसके साथ साथ मेथी डलवा देते हैं। हाँ, तो चक्की पे इसका आटा पिसवा लेते हैं और उसकी रोटी खाएं, वो बेटर है। ओके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शुगर के पेशेंट के लिए ये खाएं, लेकिन उससे गेहूं की रोटी से ये फार फार बेटर है। तो सर मतलब थोड़ा आप थोड़ा बहुत टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, जैसे मैं थोड़ा लेमैन का क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा ख्याल है बहुत ऑडियंस होगी जो ये बात जानना चाह रही होगी कि जैसे सर्दियों में तो ठीक है सर, मैं भी बाजरा या ये मक्के की रोटी इस टाइप की चीजें खाते हैं हम, लेकिन सर गर्मियों में कहते हैं कि ये थोड़े से गर्म करते हैं, इस टाइप से भी रहता है कि भाई बाजरा थोड़ा गर्म होता है तो वो गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। तो आप जो कह रहे हो कि भाई व्हीट की बंद कर दो और ये थोड़े से जो मिलेट्स हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये गर्म की श्रेणी में आते हैं कि भाई ये सही रहते हैं, मतलब आप थोड़ा इसको भी मिथ को जो ना बताओ थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है आपने, बिल्कुल सही। बहुत लेमैन का क्वेश्चन है सर, ये बहुत लोग इसको जज कर रहे होंगे बात को। सर्दियों में जैसे अभी हमारे पास ये सारी चीजें, हरी सब्जियां वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है और हम खा लेते हैं, और अच्छा भी लगता है। मक्के की रोटी, सरसों का साग आप खाते हैं, सर्दियों में मजा भी आता है। मजा भी आता है, बिल्कुल ठीक। इसमें क्या होता है कि हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अच्छा। उस कॉम्बिनेशन में हम चने का एक फिक्स पोर्शन कर लेते हैं, अच्छा, बाजरे का कर लेते हैं, तो रेशियो जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को 10 किलो गेहूं या पिसवाना है आटा, ठीक है, तो उसमें 100 ग्राम डाल दूंगा मेथी। अच्छा, मेथी हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। उसी के हिसाब से मैं उसमें 80 ग्राम फ्लेक्स डाल दूंगा। तो एक रेशियो है। अच्छा, अगर जो हम उस रेशियो के अकॉर्डिंग खाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है कि वो गर्म है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। ओके। तो सर एक और क्वेश्चन आप करोगे, क्योंकि मैं भी बड़ा कंफ्यूजन में रहता हूँ। मतलब लोग सर कहते हैं 2 रोटी खाओ दिन में, सर भूख ही नहीं मिटती 2 रोटी खा के, तो मतलब समझ तो कैसे इस चीज को कैसे वो करें फिर? देखिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली क्या होता है कि हमें, आई एम ऑल्सो ए डाइटिशियन, ठीक है सर। अच्छा, तो डाइटिशियन होता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी बॉडी को कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, जैसे आपने अपना वेट बताया 80 kg, बिल्कुल, और जो आपका लाइफस्टाइल है, आप ज्यादा वर्किंग क्या रहता है? नहीं, मेरा फिजिकल नहीं है उतना, फिजिकल नहीं है, थोड़ा वॉक रहती है, कोर्ट्स में गए या कंपनी जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, वॉक तो हो जाती है, बट इतना फिजिकल, मतलब कोई हार्ड फिजिकल तो आप नहीं मान सकते उसको। हाँ, तो इस केस में आपको टेंटेटिवली 1400 कैलोरीज की जरूरत होती है। अच्छा, ठीक है। अब कैलोरीज चाहिए आपको, तो ये जरूरी नहीं है कि रोटी से ही आपको कैलोरीज मिलेगी। अच्छा, आप कैलोरीज फल से भी ले सकते हैं। अच्छा, और जैसे आजकल काफी अमरूद एक बहुत अच्छा फल है, सीजनल फल है, अमरूद खाएं, सेब खाएं। तो जो सीजन के फल हैं उनको खा सकते हैं। और दूसरा एक बहुत अच्छी चीज होती है स्प्राउट। आपने देखा होगा कि पहले हम क्या करते थे, चने को रात को भिगो देते थे और अगले दिन उसमें अंकुरन निकल जाते थे, उसको खा सकते हैं आप। अच्छा, तो जैसे मेरे से पूछे आप, मैं 2 साल तक रोटी नहीं खाता हूँ, रोटी सब्जी बिल्कुल नहीं खाता हूँ। आप रोटी सब्जी खाते ही नहीं है? नहीं खाता। जब कभी फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, तो ऐसा थंब रूल नहीं है कि नहीं खाना, समझ गया, बट नॉर्मली अवॉइड करते हैं, नॉर्मली नहीं खाते। अच्छा, तो वही चीज है कि हमें जो डाइट है वो ऐसी बनानी है कि हमें 1400 कैलोरी भी मिल जाए और हमें फैट, कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े। अच्छा, तो इस टाइप से करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है। अब जैसा मैंने बोला, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमारी मसालेदानी होती है घर में, ठीक है, उसमें सौंफ होता है, जीरा होता है, अजवैन, बिल्कुल ठीक है, कच्ची हल्दी, बिल्कुल ठीक जो मार्केट में मिल जाती है, और दालचीनी। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, घर में मिलती हैं। ये 5 चीजें अगर जो आपके पास हो, तो आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवैन, छोटी सी हल्दी,
और दालचीनी 1/4। अच्छा। दालचीनी में बस खास बात यह है कि दो तरह की आती है, एक गोवा की तरफ से आती है, वो इंडियन होती है। अच्छा। एक श्रीलंका की होती है, जो कि ट्रिपल टाइम्स फायदा करती है। अच्छा। तो हम इन चीजों, पांचों चीजों को लेंगे, सुबह भिगोने में उबाल देंगे, और उसका पानी जो है 1.5 गिलास पानी लिया हमने, जब वो 1 गिलास रह जाएगा तो उसको पी लेंगे। ओके। और उसको पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम, आप 15 दिन में देखेंगे बहुत चेंज आपको दिखेगा। आपको अच्छा। भूख भी अच्छी लगने लगेगी, आपको अगर जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, जो फैट और ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ जाते हैं वो कंट्रोल होने लगेंगे। अच्छा। तो ये लाइफस्टाइल में हमें करना है, जो डायबिटिक का पेशेंट है उसको तो करना ही है। तो सर आप तो ये मतलब एक तरह से हरियाणा का तो जो ना कल्चर ही चेंज कराओगे। मतलब यहाँ तो क्या ना, रोटी के बिना तो सर मतलब स्प्राउट खा लो या फ्रूट्स खा लो, कुछ भी खा लो, बट रोटी नहीं खाई तो सर मतलब वो भूख ही नहीं खत्म होती। तो ये तो बड़ा मतलब है तो टफ जॉब, बट नहीं देखो, रोटी खाने को मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, आप रोटी खा सकते हैं, आप फिजिकल वर्क कीजिए ना। मैं कहता हूं आप फावड़ा जोतते हैं नहीं, ठीक है, फिजिकल वर्क, दौड़ते भागते हैं नहीं। अगर जो सपोज फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो आपको रोटी खा सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे मान लो एक नॉर्मल क्वेश्चन है ये मेरा, से हम अगर दिन में सुबह शाम मिला के अगर हमारी 6-7 किलोमीटर की वॉक हो जाए, तो आप उसको कंसीडर करते हो कि वो एक ठीक है मतलब फिजिकल एक्टिविटी, या और थोड़ा सा ज्यादा करनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे एक नॉर्मल बात है, बहुत सारे लोग देखा है मैंने, कहते हैं कि हम वॉक करते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर चलते हैं, पतले नहीं हो रहे। पतले नहीं हो रहे, हाँ ये तो मेरे साथ भी है सर। मैं मतलब नॉर्मली 6-7 किलोमीटर चल लेता हूँ आराम से, और सुबह शाम मिला के। बट ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। उसका सिंपल सा मैं आपको बताऊं, आप जो 6-7 किलोमीटर चल रहे हैं, अच्छा है, वेरी गुड। उससे क्या हो रहा है, बॉडी का मॉइस्चर कम हो रहा है। अच्छा, ओके। जो पानी है वो कम हो रहा है। अच्छा। फैट बर्न नहीं हो रहा। फैट बर्न करने के लिए आपको एक होता है एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। जब किसी पेशेंट को सपोज डायबिटीज का है, उसको वेट कम करना है, हम उसको सजेस्ट करते हैं एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करें। सिंपल सी चीज है, हमारे टावर में 14 फ्लोर हैं, ठीक है, आप 2 फ्लोर ऊपर नीचे चले जाइए। अच्छा, चढ़िए उतरिए, चढ़िए उतरिए। अच्छा, बस सिंपल। आप 5 टाइम्स बेनिफिशियल होता है ये वॉक से। जैसे आपको सिंपल देखिए, वॉक चल रहे हैं आप ऐसे, ठीक बात है, ठीक है, आप पैरेलल चल रहे हैं, और एंटी ग्रेविटी में आप करते हैं ऐसे। ओ अच्छा, मिस ग्रेविटी के अगेंस्ट। जैसे समझ गया मैं आपकी बात। हाँ। जैसे आप कहेंगे कि कुछ लोग जीना नहीं चढ़ सकते, उनके पास 14 फ्लोर है ही नहीं, वो क्या करें? उसमें सिंपल कुछ नहीं करना, आपको ऐसे खड़ा होना है और ऐसे। ये 50 बार कर लें। अच्छा, ये भी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है। अच्छा, ये इससे क्या हो रहा है, जैसे हाथ ऊपर गए, एंटी ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट। हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। इसकी मेरी वीडियोस भी हैं। अच्छा, जिससे आपका मैंने भी देखी है आपकी। यस, हाँ जी। उससे शुगर लेवल बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो सर एक और छोटा सा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो रहा हूँ, मतलब आपको भी लग रहा होगा क्या पूछ रहा है। सर ये बताएं, जैसे मेरा ऑफिस से 3rd फ्लोर पे है मेरा ऑफिस, तो मैं नॉर्मली सीढ़ियों से चला जाता हूँ। तो सर ये भी कोई टेस्ट है कि मान लो मैं 3rd फ्लोर पे गया और मेरे बहुत ज्यादा सांस नहीं चढ़ रहे हैं, सपोज मैं बहुत ज्यादा मतलब इनहेल या वो नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, तो वो भी कोई टेस्ट है सर इसका कि भाई आप हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, कि सही आपके सांस चढ़ गए 3 फ्लोर में और या आप नॉर्मल चढ़ जा रहे हो सीढ़ियों पे, तो इसका ये सर ये कोई साइन है कि भाई इसको आप क्या बोलते हो? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। आपको याद होगा 2020 में कोविड आया था सर। कोविड में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। बिल्कुल सर। और वो क्यों? क्योंकि उनकी लंग्स की कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है। जो सांस चढ़ता है ये, इसका मतलब हमारे लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे, हम लंग्स पे ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर जो स्टार्टिंग में ऐसी प्रॉब्लम आती है, जीना चढ़ने में दिक्कत होती है, हम 3 फ्लोर चढ़ जाएं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर 3 फ्लोर चढ़ जाएं,
थोड़ा सा रेस्ट कर लें। लेकिन उसमें आपको याद होगा कि एक हम टेस्ट करवाते भी थे जी। कि सांस को रोकना। हाँ रोकना, यस बिल्कुल, हाँ कराते थे, करेक्ट। अगर जो 1 से 1.5 मिनट तक हाँ, सांस रोक लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए था जो कुछ। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो वो हो जाता है हमारा स्पेशली इस टेस्ट के लिए कि ओके है कि नहीं, लंग्स की कैपेसिटी ओके है तो कि सर नहीं। मैं अपनी ऑडियंस को ये बात बोल सकता हूँ कि भाई आपको अगर थोड़ा देखना है कि आपके लंग्स प्रॉपर हैं कि नहीं है, तो भाई 2-3 फ्लोर चढ़ के देखो आपको सांस चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। अगर चढ़ रहा है तो भाई मुझे लगता है कि फिर सीरियस वर्क टू डू। सर मैंने एक वर्ड सुना है बेसिकली, क्या सर मेरे फादर को भी मतलब शुगर है, हालांकि अब कंट्रोल में है, तो सर एक जीआई इंडेक्स करके कुछ वर्ड सुना है मैंने, तो वो क्या होता है सर? हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने। एक्चुअली 2 शब्द होते हैं, एक जीआई होता है हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और एक होता है जीएल ग्लाइसेमिक लोड। अच्छा। तो सिंपल भाषा में आपको ये समझाऊं कि मैं जो चीज खा रहा हूं वो कितनी देर में ब्लड में चली जा रही है। अच्छा, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गुलाब जामुन खाया, ठीक है सर। वो 5 से 10 मिनट के अंदर ब्लड में चले जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। ओ, तो हम डायबिटीज के पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के प्रोडक्ट खाएं। जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आ जाते हैं। जैसे सर? जैसे आपका बादाम आपने खाया, आपने अमरूद खाया, आपने सेब खाया, इनके 15, 20, 25 ऐसे होते हैं। अब इसके बाद फिर हम आप कहेंगे रोटी पे आ गए, रोटी की बात करेंगे तो रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 60 है, 60। अच्छा, अब वो 60 है तो इसका मतलब रोटी आधे घंटे के अंदर हमारे ब्लड की शुगर को बढ़ा देगी। ओ, और इसकी जगह आ गया जो आपने चने की रोटी खाई, चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 30। अच्छा, रोटी से आधा हो गया, अच्छा, तो आधा हो गया तो वो ब्लड में धीरे धीरे जाएगा क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में जो मीठी चीजें हैं वो जल्दी ब्लड में चली जाती हैं क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि हमें इसका मतलब काजू की बर्फी खानी ही नहीं चाहिए। नहीं, यही मिथ है, यही हमारे एलोपैथिक में डॉक्टर नहीं बताते हैं। अच्छा, मेरे पास आएंगे आप, मैं कहूंगा आप खाओ, हाँ, आप काजू की बर्फी खाओ, क्या हाँ, दिक्कत है? तो क्यों? क्यों? आप नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन जी, क्या? क्यों? उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो 90 है काजू की बर्फी का। अच्छा, लेकिन मैंने एक और टर्म बोली, ग्लाइसेमिक लोड। लोड, अच्छा, तो ग्लाइसेमिक लोड बेसिकली कैलकुलेट होता है वेट के ऊपर। तो हमने जैसे एक रोटी थी उसमें 20 ग्राम शुगर था, ठीक है, एक काजू की बर्फी कितनी है? 5 ग्राम है। ठीक है, तो जो 5 ग्राम है उसका वेट कम है तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है। तो हम मीठा भी खा सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में। तो ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों को लेके चलना पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम गुलाब जामुन से है, वो नहीं खाना हो। गुलाब जामुन आप खा सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में। अच्छा। और उसके अकॉर्डिंग सपोज जैसे मैं आज एक समोसा खाया, हाँ, समोसा खाने में मुझे पता है कि इसमें 120 कैलोरीज आ गई, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, 10 मिनट साइकिलिंग कर लूंगा, बात खत्म, हाँ, इंजॉयमेंट भी हो गई हाँ, और वर्कआउट भी हो गया, हाँ, तो बैलेंस हो गया। बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं। विवेक सर एक और मतलब मैं आज बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, जो पता है ऑडियंस वही समझती है ज्यादा, ये इंडेक्स का तो पता नहीं कितना समझ में आएगा किसी को। हाँ, सर चाय कितना नुकसानदायक है या फायदेमंद है सर? देखिए चाय कितनी क्वांटिटी आपको लगता है पीनी चाहिए मतलब? चाहे बेसिकली डिजीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किसी को क्या डिजीज है। फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं केवल डायबिटीज वाले की, तो डायबिटीज वाले को चाय पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बशर्ते उसमें चीनी नहीं डालनी, ठीक है सर, और मिल्क नहीं डालना। अच्छा, मिल्क नहीं डालना। मिल्क और चीनी आप दोनों चीजें आपको नहीं डालनी, ये दोनों आप सोचिए डायबिटीज के लिए जहर है। आपको क्या कहना है, चाय पीनी है, ठीक है, कौन सी? ग्रीन टी। ग्रीन टी चाय पीजिए और उसमें 1/4 चम्मच दालचीनी डाल दीजिए। ठीक है, दालचीनी क्या होती है, जो हमारे अंदर का कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड्स है उसको बर्न करती है, शुगर को भी बर्न करती है। ये
सबसे बेस्ट है। आप यू कैन नॉट बिलीव कि मैं डेली 5 कप चाय पीता हूँ, 5 कप ग्रीन टी पीता हूँ, ठीक है। और 2 टाइम सुबह और शाम दालचीनी डाल के पीता हूँ। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो चाय बंद नहीं करना, या आप गुड़हल के पत्ते होते हैं उसकी चाय भी पी सकते हैं, वो भी बहुत ही फायदेमंद है। या आपको चाय ही पीनी है, आप भिगोना लीजिए, उसमें सौंफ डाल दीजिए, 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए, उसकी चाय पीजिए। तो चाय पीने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें मिल्क और शुगर भी डालें, उनको अवॉइड कीजिए। सर आप जो ना ऑडियंस को बहुत हार्ड गोल्स दे रहे हो, आप तो प्रैक्टिस कर गए इन चीजों को, लेकिन बड़ा मुश्किल है सच में ये चीजें। अच्छा सर, एक और मैंने मतलब कुछ शुगर पेशेंट्स मैंने देखे हैं, मतलब जो अपने नॉन सर्कल में लगभग रहते ही है कोई ना कोई। सर वो लोग शुगर उनकी कंट्रोल भी हो गई, डाइट भी वो लोग ठीक ठाक ले रहे हैं, बट उसके बावजूद भी स्टमक इश्यूज उनके उतने ही रहते हैं, मतलब स्टमक में प्रॉब्लम रहती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन है या। तो सर ये क्यों होता है, जबकि शुगर थी पहले उन्हें आई, फिर वो कंट्रोल भी हो गई, डाइट भी ठीक है, आप फिजिकल वर्क भी कर रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, स्टिल स्टमक, ये कोई रिलेशन है सर या कोई डिफरेंट चीज है वो? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा है। काफी पेशेंट को हमने देखा है कि ऐसा होता है कि जो शुगर है, हाँ। इसका लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं हम उसमें, अच्छा। जिसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह आ जाता है। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा फैट बर्न नहीं हो रहा, अच्छा। शुगर तो कंट्रोल है, लेकिन फैट बर्न नहीं हो रहा। हाँ। फैट बर्न भी स्टेप बाय स्टेप तरीके से होता है। तो जब कभी हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो मोटापे के ऊपर बात करेंगे, जिससे हम केवल फोकस करेंगे कि फैट को क्या कम करना है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, आप मॉइस्चर कम कर रहे हैं शरीर से, मैं समझ गया, फैट बर्न नहीं कर रहे हैं। जैसे उसमें होता है कि एक एलडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एक एचडीएल होता है, वो हम दूसरे वीडियोस में उसमें डिटेल में बात करेंगे। सर आप कंपनी में क्या कर रहे हैं, मतलब जनरल मैनेजर बन के, मतलब आप इतना कुछ आपकी नॉलेज है जिस तरह से, तो आपको तो ये बिल्कुल मुझे लग रहा है 24 आवर्स प्रैक्टिस करना चाहिए, लोगों को बड़ा फायदा होगा इससे। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उनका शरीर, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी जो पूंजी है, जमा पूंजी, वो केवल हमारी हेल्थ है। कोई साथ नहीं देता संसार में, केवल अगर जो हमारी हेल्थ सही है, हम फिजिकली फिट हैं, तो सब कुछ ठीक है। तो इसलिए हेल्थ को निस्वार्थ भाव से मैं चाहता हूं हर एक की सेवा करना। सर बहुत कमेंडेबल है ये। अच्छा सर ये बताएं, कुछ ऐसे ऑडियंस को ऐसे आसन या योगा, मतलब जो आराम से वो प्रैक्टिस कर सके डायबिटीज से बचने के लिए, या मतलब ऐसी कोई एक्सरसाइजेज जो आराम से करी जा सके, जो कॉम्प्लेक्स ना हो? बिल्कुल ठीक है। तो डायबिटीज के से बचने के लिए जो 2 चीजें हैं, एक योगासन है और एक प्राणायाम है। ठीक है। तो योगासन में एक मंडूक आसन होता है, जिससे हम हाथ को ऐसे करके पेट से, अच्छा ओके ठीक है। ये होता है, एक होता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अच्छा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन बेसिकली हमारी ये पैनक्रियास यहाँ है, हाँ। इनसे इंसुलिन निकलने वाला है। अच्छा। इसकी हमें केयर करनी है। तो इसको अर्ध मत्स्येंद्र आसन में थोड़ा प्रेस किया जाता है। अच्छा। जब प्रेस करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट में इंसुलिन प्रॉपर जनरेट करना शुरू हो जाएगा। तीसरा आसन इसमें हम भुजंग आसन कराते हैं। भुजंग आसन, अच्छा। और उसके साथ साथ हम प्राणायाम भी कराते हैं, जैसे कपाल भाती। कपाल भाती का आप जानते हैं, कपाल भाती का मीनिंग क्या होता है? नहीं। कपाल माने क्या होता है? कपाल मैंने ब्रेन। बिल्कुल से खोपड़ी, माथा, मतलब माथा। हाँ जी। भांति टाइप्स। भांति मीन्स चमक। अच्छा। कपाल भाती, जब हम कपाल भाती करते हैं तो ये माथे पे चमक आ जानी चाहिए। इतना इसका नाम ही इसलिए पड़ा है इसका, कपाल भाती, कि इतना आप करोगे माथे पे चमक आ जाएगी। इसको भी करने का एक तरीका होता है, इसमें सांस बाहर निकालते हैं, पेट अंदर जाता है। इसको पहले हम 50 बार करते हैं, फिर 100 बार करते हैं, फिर 300 बार कराते हैं। जब 300 बार कराते हैं तो पेट में एक अग्नि प्रज्वलित होती है। अच्छा। और जो आप फैट की बात कर रहे थे, तो उसमें वो फायदेमंद होती है, जो फैट को, रियल फैट को बर्न करती है वो। उससे हमारा एलडीएल कम हो जाता है, तो हमारा कंट्रोल हो जाता है शुगर। और आज अब आपने क्वेश्चन पूछा है, सिंपल आपने एक शब्द बोला, तो मैं आपको एक सिंपल सा एक्सरसाइज बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। उसमें आपको क्या करना है, हार्ट की पूरी ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगी। ठीक है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है। शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी। ठीक है सर। इसमें क्या करना है, सिंपल हमें खड़ा होना है। हाथ हमारे खुले हुए, हमारी हाथ जो है ऊपर जाएंगे,
और मुट्ठी बंद हो जाएगी और सांस हम ऐसे करें, सांस लेंगे, अच्छा, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, पैर हमारे देखिए ऐसे ऊपर जाएंगे। अच्छा, ओके। ये एक्सरसाइज हमें करनी है 2 मिनट, अच्छा, यानी 60 बार। अच्छा, अगर जो आप ये 60 बार एक्सरसाइज कर लें तो मैं इसका साइंटिफिक वे भी बताऊंगा। जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ हमारी पिंडलियां हैं, पिंडलियों में कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होती है, तो कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होगी। जब हम मुट्ठी ऊपर नीचे करेंगे तो उससे हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, और जब आप 2 मिनट तक करते रहेंगे तो आपके लंग्स पे जोर पड़ेगा, तो लंग्स की जो प्रोडक्टिविटी है, एक्टिविटी है, वो बढ़ जाएगी। और जो सांस की प्रॉब्लम होती है ना 3 फ्लोर पे चलने वाली, वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, ये आप सुबह, दोपहर, शाम तीनों बार कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम रात को खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हमें एक आसन करना है। नॉर्मली खाना खाने के बाद कोई आसन रिकमेंडेड नहीं होता। सही है। मंडू वज्रासन, वज्रासन, हाँ, जो ऐसे बैठते हैं हाँ, उसपे। वज्रासन अच्छा। में आप ऐसे बैठे तो 15 मिनट में यू कैन नॉट बिलीव कि खाना डाइजेस्ट हो जाता है, फिर घूमने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो सर इसमें मैं बड़ा इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ काफी महीनों से कि मैं नॉर्मली 6 o'clock के आसपास जो भी खाना होता है खा लेता हूँ और फिर उसके बाद नहीं खाता, तो फिर मतलब फिर आराम से। तो इसका भी सर कोई फायदा होता है इस चीज का भी? बिल्कुल सही किया, जैसे हमने पूर्वजों ने बताया कि जब सन दिख रहा है तभी तक खाना खाएं। अच्छा। तो बहुत अच्छा है कि आप 6 बजे तक खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। सपोज आप 10 बजे सोते हैं तो आप 4 घंटे आपको बॉडी को मिल गए, ठीक है, तो इसका मतलब वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। कुछ लोग क्या होते हैं 9-10 बजे खाना खाया उसके बाद सो गए, तो खाना तो पेट में पड़ा रहा, उससे जो इंसुलिन को काम करना है वो काम नहीं कर रहा, तो फिर वो डायबिटीज और वेट वगैरह कई डिजीज हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, फिर वो प्रॉब्लम करते हैं, वो प्रॉब्लम। राइट। तो सर कोई सिंपल ऐसी चीजें जो बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली मतलब टिपिकली बताओगे भाई ये तो बिल्कुल मत खाओ, और सर ऐसा बताना जो लोग जिसको मतलब थोड़ा सा कर भी सकेंगे भाई ये चलो ये छोड़ देते हैं, जिससे कि डायबिटीज में फिर उनको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा भाई ना हो। बिल्कुल सही। ये पहले देखना पड़ता है मुझे कि HbA1c कितना है, अच्छा, किस लेवल पे वो डायबिटीज है। अगर जो उसका HbA1c 10-11 से ऊपर जा रहा है तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसमें हम क्या करते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, ठीक है, रोटी बंद कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि मैं रोटी के बगैर जी नहीं पाता, बिल्कुल ठीक है। उस केस में भी इलाज है हमारे पास। क्या? मैंने आपको जैसे बोला एक रोटी में 20 ग्राम शुगर होती है, मैं आपको ऐसा आटा दूंगा जिसमें केवल 0.6 ग्राम शुगर है। अच्छा, केवल 0.6, कहाँ 20 ग्राम, कहाँ 0.6 ग्राम। तो वो क्या है सर बताओ आप? उसका वो आटे का नाम है कीटोफाई आटा। कीटोफाई आटा, कीटोफाई आटा। अच्छा, जिसके अंदर शुगर लेवल बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। अच्छा, तो जो लोग वेट कम करना चाहते हैं या जिनको डायबिटीज है, तो मैं उस केस में उनको कीटोफाई आटा सजेस्ट करता हूं कि आप, क्योंकि वो रोटी के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, तो वो कहाँ मिलता है सर? वो ऑनलाइन मिल जाता है, अमेज़न पे मिल जाता है, इजीली मिलता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई मिलता है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन सर ऑडियंस के लिए जो बड़ा मतलब मुझे कॉमन सा वो है कि सर हमारे यहाँ तो मतलब ये प्रचलन है पहले से, हरियाणा में तो स्पेशली, कि घी जो है वो बड़ा सेहतमंद होता है, स्वस्थ होता है, घी के बिना तो जी कमजोरी आ जाती है। तो सर आप घी का कितना वो करेंगे कि भाई घी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मतलब बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट हमें कम लेने हैं। ठीक है सर, ठीक है। एज सच घी में शुगर तो होता नहीं है, ठीक है, मीठा तो लगता नहीं है, ठीक है। हमें कोशिश ये करनी है कि उसको बर्न आउट कर सकें। घी में खाने में कोई कमी नहीं है। अगर जो हम घी नहीं खाएंगे तो आपने देखा है आजकल लोगों को जॉइंट की प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने घी बिल्कुल बंद कर दिया है, तो अब हमारी जो घुटनों में ग्रीस है वो रहेगी नहीं। और जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, अच्छा, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो हमें चाहिए होता है, तो हमें घी तो खाना है।
घी खाने के लिए कोई मनाही बट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर एक्टिविटी करें। दो होते हैं, एक चीज होती है एक्टिविटी और एक चीज होता है एक्सरसाइज। जब हम चल रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये एक्टिविटी है। एक्सरसाइज मीन्स जैसे आपने एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज आपने बताया, स्टेयर चढ़ना, स्टेयर उतरना, चढ़ना, या हमने इस ऐसे टाइप करना। से एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज। ओ, तो हमारे अंदर मिथ ये है कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज में हम डिफरेंस नहीं पता कर पाते, तो वो पता करना तो बहुत सर थोड़ा सा चलो मैं अपने उस पे ही लेता हूँ कि से वॉक हो गई मान लो 5-6 किलोमीटर की, तो आपको क्या लगता है 10 मिनट 15 मिनट कितनी ये एंटी ग्रेविटी और ये मिला के कितने मिनट एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए बेसिकली? देखिए, इसमें जो थंब रूल है, अगर जो आप वॉकिंग करते हैं तो 10,000 स्टेप पर डे करना जरूरी है। अच्छा, पूरे मिला के दिन में। ठीक है सर। और अगर जो आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज 2 बार 14 फ्लोर ऊपर नीचे चले जाते हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, क्योंकि वो आपके चलने से 5 गुना ज्यादा बेनिफिशियल। ओ, अच्छा, वैसे आप 1 घंटा वॉक कर लें, इट्स फाइन। फाइन है। अच्छा, और थोड़ा योगा प्राणायाम भी साथ तो ये कर लें तो बेहतर है फिर। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने एक्यूप्रेशर का पता होगा आपको। एक्यूप्रेशर, यस। तो इसमें जैसे आपका शुगर है तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है। अच्छा, ओके। ये पॉइंट्स है, इसको 10 बार दबा लिया करिए। अच्छा, ओके, ये भी फायदेमंद है। ये भी फायदेमंद है। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, शुगर के पॉइंट, किडनी के पॉइंट, कई तरह के पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे बेस्ट, जब जैसे लोग भूल जाते हैं कि यार किडनी का कौन सा है, शुगर के लिए कौन सा है, थायराइड का कौन सा है, सभी पॉइंट्स हैं। तो मैं सबसे बेस्ट सजेस्ट करता हूं, ऐसा करो आप, सिंपल, टेंशन मत लो, ताली बजा लो। अच्छा, ये आप 100 बार ताली बजा लेंगे तो आपके सारे ही पॉइंट दब जाएंगे। सिंपल सी चीज है। लेकिन हमें पता है, ज्ञान की तो भारत में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते, वो नहीं है। उसको डर लगता है कि ताली बजाऊंगा पड़ोसी क्या सोचेगा। सही सही सही। विवेक सर, मेरे को ये लगता है कि मतलब आपसे बात करके मुझे लगता है कि अभी हमारे को ये सीरीज आगे भी ले जानी चाहिए। आज हमने जैसे डायबिटीज पे बात की है, तो मुझे लगता है अभी ब्लड प्रेशर या और भी बहुत सारी चीजें हैं सर। मतलब आप जो बातें बता रहे हो ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशंस की हैं। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस जो है वो जरूर आपको और आगे भी, मुझे लगता है हमें डिस्कशंस रखना चाहिए। उसको आप पार्ट 2 पार्ट 3 बना सकते हैं, सो दैट लोगों को सर हेल्थ के बारे में एक्चुअल में पता चले और बहुत सारे मिथ्स हैं जो वो खत्म हो सकें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब इतना टाइम दिया, और मुझे लगता है कि हमें पार्ट 2 जरूर बनाना चाहिए इसका। ऑडियंस आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो जरूर विवेक शर्मा जी के साथ आगे भी एक पार्ट और बनाएंगे और जानेंगे कि भी ब्लड प्रेशर या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपको कैसा लगा सर मेरे चैनल पे आकर के? धन्यवाद मराठा जी, आपके चैनल में बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे आपके ऑडियंस भी बढ़े, काफी बढ़े। और इससे क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव और अच्छी चीजें सर्कुलेट करते हैं तो हमें एक मन में सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलो, आज जब मैं एक पेशेंट को ट्रीट करता हूं तो मुझे खुशी होती है, यार देखो उस पेशेंट को फायदा हुआ, वो मेरे को कितनी दवाएं दे रहा होगा। तो हम अगर जो सबका भला सोचें तो सभी का फायदा है ना। और जैसा आपने बोला, देखते हैं ऑडियंस का क्या फीडबैक आता है, उसके बेस पे हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएं। मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि योगा बाय विवेक शर्मा जो चैनल है यूट्यूब पे सर का, उसको जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और क्योंकि उसके ऊपर सर बहुत ज्यादा योगा से रिलेटेड जो है वो अपनी वीडियोस डालते रहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, नेचुरोपैथी से रिलेटेड। आप सबको उसको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट करिए कि आपको ये कैसा लगा ये पॉडकास्ट, कि आगे भी इसी तरह से विवेक शर्मा जी से इस तरह की बातें और कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स।